हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञानस्थली क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी एजुकेशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी आप लोगों को कई वीडियोस मिल चुकी हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील करती हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो के साथ भी आप बने रहिए और वीडियो के साथ साथ या उसे पॉज करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है, कौशल अधिगम के लिए आवश्यक दशाएं हैं। ऑप्शन ए जो है आपके लिए अभ्यास, विभेदनशीलता, सामान्यीकरण, विभेदनशीलता, पुनर्बलन, समीपता, समीपता, अभ्यास, पुनर्बलन, समीपता, विभेदनशीलता या सामान्यीकरण। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, समीपता आपको 3 ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आप जा सकते हैं कि समीपता इस आंसर के लिए सही हो सकता है। तो समीपता, अभ्यास तथा पुनर्बलन आपके कौशल अधिगम की यानी स्किल लर्निंग कैसे हो सकती है, स्किल लर्निंग, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या? समीपता, अभ्यास और पुनर्बलन। ठीक है, अब समीपता का क्या अर्थ यहाँ पे आप निकालेंगे? समीपता मतलब करीब, ये वाला अर्थ नहीं है। समीपता का अर्थ होता है किसी परिस्थिति में जो भी सीखा गया कौशल है। मान लीजिए आप किसी एक सिचुएशन में जो कौशल अर्जित करते हैं, ठीक है, जो भी स्किल आप किसी एक सिचुएशन में अर्जित करते हैं, उसका वैसी भविष्य में जब आपको परिस्थिति मिलती है तो वो सीखा गया कौशल का आप प्रयोग करते हैं, तो ये समीपता कहलाता है। गुथरी का सिद्धांत भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो समीपता, अभ्यास तथा पुनर्बलन कौशल अधिगम के लिए या कहें स्किल लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, आवश्यक दशाएं हैं या आवश्यक शर्तें हैं, इनका होना ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विकासात्मक प्रतिमान किसके सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, सो डेवलपमेंट डायग्राम जो है, डेवलपमेंट पैराडाइम जो है वो किसके सिद्धांत पर बेस्ड है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये विकासात्मक प्रतिमान पर आधारित है। अब विकासात्मक प्रतिमान में इन्होंने जो 4 स्टेप बताए थे वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें सबसे पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और औपचारिक अवस्था। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। तो विकासात्मक प्रतिमान का सिद्धांत किस पर आधारित है? किससे रिलेटेड? जीन पियाजे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा रेखीय, शाखीय, ठीक है, मैथमेटिक्स, इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इस टाइप के एग्जाम में, तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है आप क्लियर रखिएगा। अब इसमें पूछा है रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी थी। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत है। तो अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि रेखीय अभिक्रम किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये प्रतिपादित है बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा प्रतिपादित है। बेसिकली ये सिद्धांत इस बात पर फोकस करता है कि मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको सिखाया जा सकता है। ठीक है, और जिस प्रकार के इच्छित व्यवहार को सिखाया जाना है उसको सिखाया जा सकता है, तो एक तरीके से दिशा दी जा सकती है ह्यूमन बिहेवियर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अग्रिम संगठक प्रतिमान आधारित है, बताइए। शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर, शाब्दिक अधिगम पर, अशाब्दिक अधिगम पर या अशाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर? तो इसका राइट ऑप्शन शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर, ठीक है, इस पर आधारित है। इसके प्रतिपादक कौन थे? डेविड आसुबेल। ठीक है, आसुबेल इसके प्रतिपादक हैं, आपने इसको पढ़ा होगा। डेविड आसुबेल अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना और साथ ही साथ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, जो भी तथ्य हैं, जो भी प्रत्यय हैं, संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको अच्छे तरीके से समझाना और देन उसका
जो कॉग्निटिव फेज है बालक का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना, यह अग्रिम संगठक प्रतिमान से रिलेटेड है। इसको हम लोग शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधिगम चक्र में पठार निम्न में से किसका परिणाम है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने नया होगा, ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पहले के एग्जाम में नहीं मिला होगा। तो पठार क्या होता है आपको बताना है। अधिगम चक्र में पठार निम्न में से किसका परिणाम है, उत्तेजना का, बी ऑप्शन है आपका पुनर्बलन का, सी है चुनौती, या डी थकान का। तो जो पठार है वो रिलेटेड है आपके थकान से, ठीक है। एक तरीके से पठार क्या होती, बाधा का कार्य करती है अधिगम के चक्र में, लर्निंग साइकिल जो है, ठीक है, लर्निंग साइकिल, ठीक है, उसमें क्या कार्य, हर्डल का काम करता है, एक बाधा बैरियर का काम करता है पठार। तो पठार एक तरीके से थकान जब आपको लगती है, उससे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, पठार का कार्य कर रहा है, ठीक है। क्या होता है जब छात्र की रुचि किसी पाठ को सीखने में कम हो जाती है, कोई एक कॉन्सेप्ट है उसमें उसका मन नहीं लगता है, उसकी रुचि नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तब वहाँ पर लर्निंग साइकिल जो होती है वो रुकने लगती है, वो अवरोध उत्पन्न करने लगता है। तो यहाँ पर ये पठार बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटेड हुआ ऑप्शन नंबर डी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ओके, प्रत्यय निर्माण का सही क्रम क्या है। अवलोकन, विश्लेषण, सामान्यीकरण, अमूर्तकरण, इसको आपको सही क्रम में प्रदान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अवलोकन, नंबर 1 पे आप ऐसे लगा सकते हैं, नंबर 1 पे आएगा अवलोकन, देन विश्लेषण, ठीक है, अवलोकन के बाद आप उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, देन आप उसका अमूर्तकरण करेंगे, 3rd नंबर पे अमूर्तकरण आ जाएगा, ठीक है, और 4th नंबर पे आपका आएगा सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 1 2 4 3, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, 1 2 4 3। सबसे पहले जब आप किसी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करते हैं, जब आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट बनता है, तो पहले उसका अवलोकन किया जाता है, देन उसका विश्लेषण, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण यानी आप उसका छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित करते हैं, और देन उसका अमूर्तकरण करते हैं, उसको कॉन्क्रीट थिंकिंग में ले जाते हैं, और लास्ट में आप उसका जनरलाइजेशन करते हैं। इस तरीके से इस स्टेप को फॉलो करके कोई एक कॉन्सेप्ट बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अनुभव शंकु का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। अनुभव शंकु मिलर ने, डेलर ने, एडगर डेल ने, या फिर गेज ने, या कैरोल ने, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अनुभव शंकु, तो अनुभव शंकु का प्रतिपादन एडवर्ड डेल ने किया था। इन्होंने एक शंकु, जो शंकु किसे बोलते हैं, इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसको शंकु बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे जो कि किससे रिलेटेड है, जो अध्यापन अधिगम सामग्री के साथ साथ अनुभवों से रिलेटेड है, ठीक है। अध्यापक तथा छात्र की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें जो भी अनुभव होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है, कैसे मूर्त से अमूर्तता की ओर वो क्रम चलता जाता है। तो सबसे पहले वास्तविक उद्देश्य को उन्होंने रखा है, और सबसे लास्ट में जो पहले सबसे यहाँ पर आगे देखेंगे तो वास्तविक और प्रत्यक्ष उद्देश्य आते हैं, और सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो मौखिक संकेत, ठीक है, अमूर्तता की ओर मौखिक संकेत। तो इस तरीके का इनका एक शंकु है जो कि एडवर्ड डेल ने दिया था, इसको अनुभव शंकु के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके स्टेप से क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्टेप किस स्तर पर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अचेतन मन के अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, अवलोकन, सांख्यिकी, मनोविश्लेषण, या बहिर्दर्शन। अब बताइए आप। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषण विधि। अब हम मान लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता, ठीक है, मान लीजिए प्रक्षेपी विधियाँ, तो आप इन दोनों में से किस को राइट ऑप्शन मानती या मानते, तो आप इसमें प्रक्षेपी विधियों को सही मानते, क्योंकि प्रक्षेपी विधियाँ बेसिकली बनाई ही इसलिए गई हैं कि आपके अचेतन मन को जाना जाए, ठीक है, ठीक है, जो भी आपके अचेतन मन में संवेग या अभिवृत्तियाँ या जो भी मनोवृत्तियाँ अंदर की होती हैं उसको कैसे जाना जाए, उसको प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से, ठीक है। तो अचेतन मन के अध्ययन के लिए प्रक्षेपी विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो मनोविश्लेषण विधि, इसका प्रयोग अचेतन मन के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि
क्या होता है ना, मानव व्यवहार एवं व्यक्तित्व विकास की तार्किक ढंग से व्याख्या मनोविश्लेषण विधि में हो जाती है। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि में आपको आपने जब साइकोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो एज अ सब्जेक्ट आपको कोई चूज़ करता है, फिर आपके मन में क्या चल रहा है इसको जानने का प्रयत्न किया जाता है, तो ये मनोविश्लेषण विधि है जिसमें आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। कोलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो कोलबर्ग किससे रिलेटेड? सृजनात्मक व्यवहार से, बुद्धि के सिद्धांत से, नैतिक विकास से या प्रक्षेपी तकनीक से? बताइए। तो कोलबर्ग रिलेटेड है नैतिक विकास से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो आप इससे सही ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? प्रवाह, विश्वसनीयता, मौलिकता, लचीलापन। अब आप बताइए। तो यहाँ पर 3 वर्ड ऐसे हैं जो सेम हैं। ठीक है, बस उसका मतलब भी सेम होगा इनडायरेक्ट वे में। प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, ये सारे सब जो है एक वर्ड को डिनोट करते हैं, एक मीनिंग को डिनोट करते हैं। और विश्वसनीयता एक परीक्षण की विशेषता को बताती है। ठीक है, विश्वसनीयता क्या है? किसी परीक्षण की विशेषता को बताती है, तो विश्वसनीयता अलग टर्म है। तो भिन्न क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन व्यक्तिक परीक्षण है? तो आप बताइए। TGI, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण? कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है? पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए व्यक्तिक परीक्षण, यहाँ पे वो आप उस पर पर्सनैलिटी टेस्ट पर मत जाइए, बल्कि यहाँ पर आपने जब इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप पढ़े होंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप में एक होता है हमारा पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट का, और दूसरा टाइप होता है सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण या फिर आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये प्रकार होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो कौन सा रिलेटेड है इससे? तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण से भाटिया बैटरी का जो परीक्षण है वो रिलेटेड है। जब आप इसके डिवीजन को पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण से रिलेटेड है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, व्यक्तित्व परीक्षण नहीं बल्कि व्यक्तिक परीक्षण है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, जो डिवीजन है इंटेलिजेंस के टेस्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रोग्रेसिव स्कूल को किसने स्थापित किया था? पियर्स ने, ऑप्शन बी है जॉन डीवी ने, जॉन शिलर ने या फिर जेम्स ने? तो प्रोग्रेसिव स्कूल की जो स्थापना की थी वो जॉन डीवी ने की थी। ठीक है, जॉन डीवी ने सामाजिक समस्याओं को प्रायोगिक विधि से, ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या फिर आप कह लें प्रैक्टिकली किसी एक सोशल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर बल दिया है जॉन डीवी ने ना। ठीक है, प्रैक्टिकली आप कैसे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सिर्फ लिखावट के रूप में नहीं कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है सुधार, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, आप उस चीज़ को करिए। ठीक है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर करिए। तो ये ऐसी बात जॉन डीवी ने कही है। तो प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना भी जॉन डीवी ने की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, निराशा से उत्पन्न एक दर्शन है, अस्तित्ववाद, मानवतावाद, यथार्थवाद या फिर तार्किक भाववाद? तो निराशा से उत्पन्न जो दर्शन है वो है अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद की विचारधारा में निराशा जो है ना वो एक प्रमुख संप्रत्यय होता है। ठीक है, जो अस्तित्ववाद विचारक होते हैं उन्होंने मतलब माना है कि अस्तित्व की जो संप्रत्यय है, अस्तित्व जो है एग्जिस्टेंस, सबसे मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, मानव जीवन के लिए। तो अस्तित्व की भावना का विकास करना, मतलब अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानना, मनुष्य जीवन दुख से भरा हुआ है ऐसी बात कहना। ठीक है, निराशा से उत्पन्न दर्शन, ये सारी बात अस्तित्ववाद की। इसके कई विचारक हैं जो नास्तिक आस्तिक टाइप के हैं। ठीक है, सात्रे हैं, नीत्शे हैं, ये सब लोग भी हैं। ठीक है, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, तो ये डिवीजन भी है। तो निराशा से उत्पन्न दर्शन अस्तित्ववाद दर्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, परिकल्पना एक, ऑप्शन ए वैकल्पिक कथन है, सकारात्मक कथन है, परीक्षणीय कथन है या सार्वभौमिक कथन है? अब आप बताइए, व्हाट इज हाइपोथेसिस? तो परिकल्पना एक परीक्षणीय कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्टेबल सेंटेंस है। ठीक है, टेस्टेबल। बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि मैम इंग्लिश में बताइए, तो मैं जो मेन कॉन्सेप्ट या फिर मेन वर्ड है उसका मैं इंग्लिश में मीनिंग बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। तो परिकल्पना एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। तो एक मैक्यूगन है विचारक, ठीक है, या शोधकर्ता बहुत बड़े, उन्होंने परिकल्पना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच, ठीक है, टू वेरिएबल्स के बीच, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है, ठीक है, टेस्टेबल स्टेटमेंट है, ऐसा मैक्यूगन ने कहा था। नाउ देखिए परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना एक संभावित समाधान होता है। इसके अलावा एक मुख्य विशेषता परिकल्पना की ये होती है कि आपका जो टेस्ट होता है वो किस पर किया जाता है, ठीक है। तो परिकल्पना परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका शोध की प्रक्रिया में, ठीक है। तो बिना परिकल्पना के परीक्षण के आपका जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो इसलिए परीक्षणीय कथन होता है परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा गुण अंतराल मापनी में नहीं पाया जाता है? श्रेणी क्रम का गुण, वर्गीकरण का गुण, वास्तविक शून्य का गुण, समान इकाई का गुण। आपको अंतराल मापनी में बताना है, यानी जो थर्ड स्टेज पे मापनी आती है उसके बारे में बताना है। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो है वास्तविक शून्य का गुण। ये अंतराल मापनी या इंटरवल स्केल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वास्तविक शून्य आपको मिलता है रेशियो स्केल पर, ठीक है, रेशियो स्केल पर, जिसको हम लोग अनुपात कहते हैं। अब देखिए वास्तविक शून्य का मतलब समझ लिए कि जो अंतराल मापनी पे भी शून्य पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि शून्य वहाँ पर नहीं मिलता आपको। जैसे मान लीजिए एक बुद्धि परीक्षण को एक प्रशिक्षक लेता है, उस पर किसी छात्र को 0 अंक प्राप्त होते हैं, 0 अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि जो उसको 0 अंक मिला है वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, ठीक है, ये मतलब नहीं लगाया सकता। बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये जो 0 अंक है ये केवल इस बात को दर्शाता है कि वो उस परीक्षण को करने में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। बल्कि इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जैसे लैंग्वेज की हो गई बात, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हाई हो सकता है, इस वजह से वो नहीं कर पाया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वास्तविक शून्य नहीं है। इससे रिलेटेड जो अन्य ज्ञान है, अन्य नॉलेज है, वो उसको बच्चे को आती होगी, तो वास्तविक शून्य यहाँ पर नहीं पाया जाता अंतराल मापनी में। और एक बात यह है कि समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान की शाखा में ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर जो स्केल यूज़ की जाती है वो इंटरवल स्केल ही यूज़ की जाती है। तो आपको बात समझ में आ गई। वास्तविक शून्य हम देखते हैं रेशियो स्केल पर, ठीक है। मतलब अगर वहाँ पर 0 है तो इसका मतलब है ये गुण विहीनता को व्यक्त करता है, ठीक है, गुण विहीनता। कोई जैसे मान लीजिए 0 kg, अगर कोई वेट नहीं है तो हम कहेंगे 0 kg कह सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके अंतराल मापनी पर ऐसा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन छात्रों की उपलब्धि की अच्छी तुलना करता है? तो इसमें ऑप्शन आपके जो है वो है कच्चा प्राप्तांक, ठीक है, मानकीकृत प्राप्तांक या फिर श्रेणी बिंदु। डी ऑप्शन है आपका परिमापीकृत प्राप्तांक। अब आपको इसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मानकीकृत प्राप्तांक में या परिमापीकृत प्राप्तांक में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो है परिमापीकृत प्राप्तांक, ठीक है। परिमापीकृत प्राप्तांक क्या हो, निष्पत्ति के मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अगर इसको अच्छे से प्रयोग किया जाए तो निष्पत्ति के मापन की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक परिमापित किया जा सकता है, काफ़ी हद तक प्रभावित बनाया जा सकता है। इससे क्या होगा, आप छात्र की उपलब्धि का उचित ढंग से, अच्छी ढंग से तुलना कर सकेंगे, उसका मापन कर सकेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम प्रयुक्त होने वाला पैमाना कौन सा है? नामित, क्रमित, आंतरिक, आनुपातिक। अब इसका ऑप्शन बताइए आप, आपको क्या लग रहा होगा, नामित या फिर क्रमिक, ठीक है। मान लीजिए आंतरिक मापन जो है वो यूज़ होता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो बाकी नामित क्रमित नहीं होता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। बट इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका आनुपातिक, ठीक है, रेशियो स्केल, ठीक है। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया आपको कि जो यहाँ पर 0 होता है वो गुण विहीनता को व्यक्त नहीं करता आंतरिक स्केल पे, ठीक है। तो ये शिक्षा शास्त्र में ज़्यादा यूज़ होता है। आनुपातिक मापन बिल्कुल भी शिक्षा शास्त्र में मतलब कम प्रयुक्त होने वाला मापन पैमाना है या स्केल है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको अगर लंबाई का मापन करना है, भार का मापन करना है, ठीक है, वज़न का मापन करना है, वेट का मापन करना है, तो इन सब के मापन के लिए आपका जो रेशियो स्केल है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ना कि शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र की शाखा में। इसके लिए आपको आंतरिक मापन या फिर जो इंटरवल स्केल है इसका यूज़ किया जाता है।
आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको पसंद आ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने उसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो है संवेगात्मक गामक अवस्था पहला, दूसरा है पूर्व संक्रिया, और तीसरा है मूर्त, और लास्ट में है आपका अमूर्त संक्रिया। तो यहाँ पर तार्किक चिंतन की बात की जा रही है, ठीक है। अमूर्त चिंतन की बात नहीं की जाए, तार्किक चिंतन यानी समस्या समाधान, और समस्या समाधान जो है बालक अमूर्त संक्रिया अवस्था में करता है, ठीक है। नौ क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन 19 है, निम्न में से कौन दार्शनिक विश्लेषण की विधि नहीं है, ठीक है। फिलोसफिकल एनालिसिस इसकी एक मेथड नहीं है। तो मनन, संश्लेषण, विश्लेषण, अवलोकन, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा फिलॉसफी में संश्लेषण, विश्लेषण और मनन, ये सारी फिलॉसफी की विश्लेषण की विधि है, ना कि अवलोकन। अवलोकन इसकी विधि नहीं है दार्शनिक विश्लेषण की, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का एक विधि हो सकती है, ठीक है। प्रमाण का एक प्रकार है अवलोकन, लेकिन दार्शनिक विश्लेषण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समूह अधिगम को निम्न में से किसने महत्व दिया। अब समूह अधिगम को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप लर्निंग। किस वाद ने इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, यथार्थवादियों ने या प्रयोजनवादियों ने, प्रकृतिवादियों या आदर्शवादियों ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है समूह अधिगम की, तो प्रयोजनवादियों ने, ठीक है। तो प्रयोजनवादियों ने ग्रुप लर्निंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उसके इम्पोर्टेंस दिए, क्योंकि आप जब प्रयोजनवाद पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली 2 मेन फैक्टर वहाँ पर काम करते हैं, एक होता है व्यक्ति और दूसरा होता है समाज। और समाज की बात हो रही है तो समूह अधिगम समाज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो हम इसका राइट ऑप्शन प्रयोजनवादी ही लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।